Good morning, sweet little children. I hope you all are well at home. Today, we will start our morning with a beautiful poem written by William Wordsworth. The title of the poem is Written in March. This poem we have started in our last video. Today, we will continue the same. Like an army defeated, the snow hath retreated. Here, snow is compared to defeated army. स्नो को किससे कंपेयर किया गया है? हारी हुई आर्मी के साथ कंपेयर किया गया है. बिकॉज इट इज रिट्रीटेड एंड रिट्रीटेड मीन्स मूविंग बैक. रिट्रीटेड का मतलब क्या है? पीछे हट जाना. तो as we all know that the army defeats, it moves back. जैसे कि हम सब जानते हैं जब भी आर्मी जो है वो डिफीट होती है, हार जाती है, तो वो पीछे हट जाती है. Like this, snow moves back and the spring takes over. इसी तरह से जो स्नो है वो ख़त्म हो गई है, वो पिघल गई है, मेल्ट हो गई है और उसकी जगह किसने ले ली है? स्प्रिंग सीजन ने ले ली है. सर्दी का मौसम चला गया है और अब स्प्रिंग सीजन आ गया है. एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल. नाउ विदाउट द स्नो द हिल इज बेयर. यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि स्नो के बिना जो हिल है वो बिल्कुल गंजी नज़र आ रही है, बिल्कुल भी खाली नज़र आ रही है, बेयर नज़र आ रही है. उसको कवरेज तो है ही नहीं. वैसे हिल को किसने कवर किया होता है? ग्रीनरी ने, है ना, जो है. फिर यहाँ फिर स्नो ने कवर किया होता है ना. स्नो होती है ना. अब विंटर्स थी, विंटर्स में स्नो थी बहुत ज़्यादा, तो उसने कवर किया हुआ था. अब स्नो हट गई है, स्नो चली गई है, तो अब क्या है? जो हमारे हिल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही खाली हैं, उनको किसी चीज़ से कवर नहीं हुए हैं वो. तो हेयर the bare hill, now without the snow the hill is bare and open to change, means there is no vegetation on the hill. अब सर्दियों में क्या था कि हिल पे कोई वेजिटेशन भी नहीं थी, कोई पेड़ पौधे भी नहीं लगे. अदरवाइज क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब मौसम बदल जाता है तो पेड़ भी आ जाते हैं, प्लांट्स उस पर उग जाते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं हमारे जो हिल्स हैं. और उसके बाद जब विंटर्स आती हैं, विंटर्स में वो सारे स्नो से कवर हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, है ना. इस समय क्या है, ना तो स्नो है, स्नो मेल्ट हो गई है, अभी ग्रीन वेजिटेशन तो है ही नहीं है ना. तो अब हमारे हिल्स जो हैं वो ऐसे ही खाली नज़र आ रहे हैं. द प्लो बॉय इज वूपिंग एनॉन एनॉन. हेयर एनॉन एनॉन इज एन आर्किक वर्ड. आर्किक वर्ड अभी मैंने आपको बताया था, वो वर्ड्स जो कि बहुत पहले यूज़ होते थे, ओल्ड फैशन वर्ड्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्किक वर्ड्स. there's joy in the mountain, there's life in the fountain. Here the poet says that the plowboy who is a plowboy? Plowboy is a country boy. And he is excited with the change in season. जब भी सीज़न चेंज होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं कि आहा मौसम बदल गया है. कितना अच्छा लगता है हमें जब वेदर चेंज होता है ना. जब विंटर्स होती हैं, विंटर्स के बाद जब समर का सीज़न आने लगता है तो हमें कितना अच्छा लगता है जब वेदर चेंज होता है. ओहो कितना मज़ा आ रहा है. इतने हैवी हम कपड़े पहनते थे, इतने स्वेटर्स पुलोवर्स पहनते थे, कोट्स पहनते थे, जैकेट्स पहनते थे, इतनी ठंड होती थी. तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना. और अभी हमें थोड़े टाइम के बाद ये समर सीज़न भी तंग करने लग जाएगा, बहुत गर्मी लगेगी. इट विल बी वेरी हॉट, बहुत हॉट होता है. और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब विंटर सीज़न आने लगता है हम बड़े खुश होते हैं. आहा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्लेजेंट वेदर है, कितना बढ़िया लग रहा है ना. तो इसी तरह चेंज हम सबको अच्छा लगता है. किसी एक रूटीन से हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. इवन आपके मम्मा आपके लिए डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट खाने में बनाते हैं ना, आपके लिए कुक करते हैं कुछ भी,
अगर आपको मम्मा सेम चीज़ डेली दे देंगे तो आप बोर हो जाओगे ना उस रूटीन से, वही चीज़ खा खा के बोर हो जाओगे. एवरीबडी वॉन्ट्स चेंज. सो हेयर लाइक दैट country boy, he is very excited with the change in the season. वो भी बहुत खुश हुआ सीज़न चेंज होने से. And he quickly goes around with the joy. वो बड़ा खुशी से इधर उधर घूम रहा है. The mountains and fountains seem to come to life as the spring takes over the harsh winter. जो mountains और जो fountains हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. ऐसे लग रहा है उनमें भी जान आ गई है, क्योंकि वो भी जो हैं इतनी मुश्किल जो सर्दी थी, विंटर थी, हार्श विंटर. हार्श मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो बहुत ही मुश्किल से बीतने वाली जो सर्दी थी, इतनी मुश्किल थी, उससे उनको छुटकारा मिल गया है. स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, blue sky prevailing. The rain is over and gone. Here, sailing means moving smoothly and prevailing means existing at a particular time. किसी एक नियत समय पर होना. The sky is blue and clear with small clouds moving smoothly. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि स्काई जो है वो बिल्कुल ब्लू है, बहुत ही छोटे छोटे से जो क्लाउड्स हैं, बादल जो हैं उस पर चल रहे हैं. द डे ऑफ रेन एंड विंटर मीन्स हार्श टाइम इज ओवर एंड गॉन. अब पोएट कह रहा है, उसका ये मतलब है कि जो हमारा मुश्किल समय था, जो हमारा हार्श विंटर थी या रेनी सीजन था, रेन्स थी या बहुत सर्दी थी, उससे हमें छुटकारा मिल गया है और वो जो सीज़न है वो अब यहाँ से चला गया है. एंड हेयर दीज लाइन्स, जो द नेक्स्ट 10 लाइन्स, द प्रीवियसली फर्स्ट 10 लाइन्स वर expressing the essence of nature, and the next 10 lines, the last 10 lines, they gradually shows the changing time with the changing season. टाइम के चेंज होते होते, सीज़न के चेंज होते होते जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमें बता रहा है द नेचर्स रिएक्शन टू द पॉजिटिव चेंज, कि नेचर का क्या रिएक्शन है पॉजिटिव चेंज होने में, वेदर के चेंज होने में नेचर कैसे रिएक्ट कर रही है, ये हमें इससे नेक्स्ट 10 लाइन से पता चल रहा है. दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. नाउ चिल्ड्रन, you have to learn this poem by heart. Okay, bye bye. See you in the next video. Children, let's take up the exercise part. Now, question number 1 given on page 31. Choose the correct option. बेटा, अब आपको 3 options are given to you for each and every question. हर question में 3 options आपको given हैं. You have to choose the correct one. जो आपको इन 3 ऑप्शन में से ठीक लगती है, आपको उसको टिक करना है. नंबर 1, what is the cock doing? कॉक क्या कर रहा था? Flying, crowing, dozing. अब आप इनमें से तीनों में से टिक करोगे कि क्या कर रहा था. नंबर 2, what is glittering? glittering क्या है? Jewels, lake, sun. Number 3, how many cattles are grazing? कितने cattles वहाँ पे घास चर रहे थे? 40, 21. Number 4, what is there in the fountains? Fountains में क्या था? Joy, water, life. Question number 5, what are sailing? क्या तैर रहे हैं? सेल क्या कर रहे हैं? Clouds, ships, boats. You have to take the correct option in all these. Now the next question, question number 2 given on page 32 is write true and false. आपने जो statement true है उसको आपने क्या लिखना है? True. और the
स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको लिखना है फॉल्स। नंबर 1, देयर आर 40 फीडिंग लाइक 1। यहाँ पे बेटा देखना है आपने कि क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, कि वहां पे 40 जो हैं वो एक साथ ऐसे लग रहा है कि जैसे 40 जो हैं एक जैसे बिल्कुल फीड कर रहे हैं। नंबर 2, द स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। जो स्काई है उसमें बहुत गहरे बादल जो हैं, काले बादल छाए हुए हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यू हैव टू राइट। नंबर 3, देयर इज नो स्नो ऑन द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर स्नो नहीं है। नंबर 4, पीपल आर वर्किंग इन फील्ड्स, कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं। नंबर 5, ब्लू स्काई प्रिवेल्स विथ स्मॉल क्लाउड्स सेलिंग बाय। जो ब्लू स्काई है, जो नीला आसमान है, वो छोटे छोटे बादलों के साथ छोटे छोटे बादल उसमें तैर रहे हैं ब्लू स्काई में। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स यू हैव टू राइट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। नाउ वी विल टेक अप द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गिवन ऑन पेज नंबर 33। कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको ये टेबल गिवन है बुक में, सी ऑन पेज 33 देयर इज अ टेबल गिवन। आपने टेबल में जो आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करने हैं वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्रोइंग वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, क्रोइंग वर्ड गिवन है ना नंबर 1। तो यहाँ इस कॉलम में आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम पोएम। पोएम में जो यूज किए गए राइमिंग वर्ड हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्रोइंग का देखो, राइमिंग वर्ड पोएम में गिवन है फ्लोइंग, ठीक है, तो हमने यहाँ फ्लोइंग लिख दिया। और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, योर ओन राइमिंग वर्ड्स। आपके अपने राइमिंग वर्ड, जो आपको लगता है कि इसका एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड हो सकता है, वो लिखना है। तो हमने क्रोइंग का राइमिंग वर्ड क्या लिखा है, ब्लोइंग, ठीक है, तो इसका फ्लोइंग भी हो सकता है। अगर आपके माइंड में कोई और है तो कोई और भी लिख सकते हो। लाइक दिस यू हैव टू राइट rest of the rhyming words. Next one is number 2, glitter. Glitter का rhyming word from poem लिखेंगे। Then here we will be writing our own rhyming word. The next one is grazing. Number 3, grazing का यहाँ rhyming word from poem. Then your own rhyming word. The next number 4 is hill. Rhyming word from poem. Your own rhyming word. Next, number 5, defeated. Here we have to write rhyming word from poem, then your own rhyming word. The next, last one is number 6, sailing. Sailing, rhyming word from poem, and here your own rhyming word. Like this, you have to complete the table. Here we have to fill in the blanks with suitable adverbs given in the clue box. Clue box में आपको words given हैं lazily, slowly, quickly, elegantly, anxiously. You have to fill these words here in the blanks. इन blanks में आपको जहाँ appropriate लगता है वहाँ आपने ये fill करने हैं words. Number 1, we should chew dash. क्या chew करना चाहिए हमें, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखना है। Number 2, Rama finished the exam dash before time. आपने यहाँ पे जो एडवर्ब आपको ठीक लग रहा है फिल करेंगे। Number 3, dash I clambered out of the bed in the morning. Number 4, students awaited the board results dash. Number 5, our principal dresses dash. Now you have to fill the appropriate adverbs
here. Now children, come to question answers given on page 32. First of all, we will take a short answer questions. बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें ब्रीफ में देने हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं. नंबर 1, which time of the day do you think the poet is talking about? आपके ख्याल से ये पोएट किस टाइम को, दिन के किस टाइम के बारे में बात कर रहा है? ठीक है. नंबर 2, what is the plow boy doing? प्लो बॉय क्या कर रहा है? चरवाहा जो है वो, सॉरी, जो खेतों में काम करता है, जो वो क्या कर रहा है वो बॉय? नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द हिल्स? पोएट हिल्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? कैसे डिस्क्राइब किया है पोएट ने हिल्स के बारे में, क्या क्या बताया है? यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन ब्रीफ. Now the next is long answer questions. ये जो आंसर्स है बेटा ये थोड़ा डिटेल में आंसर करने हैं हमने. नंबर 1, what does the line the green fields sleep in the sun signify? ये वाली लाइन जो है the green fields sleep in the sun, इसका क्या ये सिग्निफिकेंस क्या है, क्या दर्शाता है? ये लाइन क्या हमें शो करती है? ठीक है, ये आप लिखोगे. यू हैव टू राइट दिस. नंबर 2, डिस्क्राइब द सीन इन फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा है ना हमारे पोएम में बेटा, ये देखिए, द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉग ग्लिटर. इसमें आप बताना है कि ये जो सीन है किसको डिस्क्राइब, क्या सीन डिस्क्राइब कर रहा है ये. ठीक है, इस सीन के बारे में ये स्टैंजा है 4 लाइंस का, फर्स्ट 4 लाइंस. इसमें आपने उसके बारे में बताना है कि क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है, पोएट ने क्या क्या बताया है इसमें. नाउ द नेक्स्ट इज रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. द नेक्स्ट इज रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. अब हमने ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट करना है. नंबर 1, देयर इज 40 फीडिंग लाइक 1. पोएम में ये लाइन है ना गिवन, there is 40 feeding like 1. ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. नंबर 1, who is the poet referring to here? पोएट यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? कौन है? there is 40. कौन है 40? किसके बारे में बात हो रही है? you have to write here. next is B part. what does the poet mean by 40 feeding like 1? पोएट का क्या मतलब है ये इस बात का, 40 फीडिंग लाइक 1 का क्या मतलब है, ये आपने यहाँ पे बताना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट लाइन, स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग. दिस इज द लाइन गिवन इन द पोएम. द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर, नेम द पोएम and poet from which these lines have been taken. जो poet और poet का नाम आपने लिखना है जहां से ये lines ली गई हैं. बेटा आपको पता है कि कौन सी poem है आपकी, है ना, कौन सी poem चल रही है, कहां से ये lines ली गई हैं, और poet का नाम भी आपको मालूम है कि कौन है इस poem के poet. ठीक है, वो आपने लिखना है. The next is, what kind of weather does the line signify? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कि कौन से वेदर की बात हो रही है, किस वेदर को ये सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है, किस वेदर की बात हो रही है. नाउ यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर बुक्स एंड यू हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. Now it's the time for vocabulary part. Today we will take up some vocabulary words. Number 1, in. In means अंदर. I think सबको ही पता है इसका मीनिंग, किसी भी चीज के अंदर.
It is used to describe where someone or something already is. कि वो पहले से ही कोई भी चीज़ जो है वो पहले से कहाँ है. जब हमें ये चीज़ बतानी होती है तब हम यूज़ करते हैं in. The sentence is the toy is in the box. Number 2, into. अब आप कहोगे कि into का मीनिंग भी अंदर ही है, but it is used to describe when something or someone is going or being put into another location. जब कोई चीज़ या कुछ भी किसी दूसरी जगह पर रखा जाता है, डाला जाता है, उसको वहाँ पे हम यूज़ करते हैं into. अब आपको in और into का डिफरेंस पता चलेगा सेंटेंस से. Now the sentence for into is the boy put the toy into the box. आपको पता चला बेटा in और into का डिफरेंस. in में क्या था? The sentence was the toy is in the box. कि बॉक्स में टॉय है, वो चीज़ ऑलरेडी है अंदर. एंड द सेंटेंस फॉर into is the boy put the toy into the box. अब into में क्या है? बच्चे ने, जो बॉय है, जो लड़का है, उसने टॉय उठाकर बॉक्स के अंदर डाला. उसने जो है एक्शन किया, उसको किसी और लोकेशन में डाला, एक उठा करके उसमें डाला बॉक्स में. तो ये क्या हो गया? इन और इनटू का डिफरेंस है. तो दोनों अंदर के लिए यूज हुए, बट देयर इज डिफरेंस. नंबर 3, इनसाइड. इनसाइड इज द इनर साइड और द सरफेस ऑफ समथिंग, अंदरूनी. द सेंटेंस इज इनसाइड द बॉक्स वॉज अ गोल्ड वॉच. गोल्ड वॉच जो थी बॉक्स के अंदर थी. अब यहाँ भी अंदर ही है मीनिंग, है ना. नंबर 4, इंटरनल. INTERNAL. इंटरनल मीन्स आंतरिक. द सेंटेंस इज ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल with internal injuries. Number 5, inform. 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 Inform means सूचित करना, किसी चीज़ की सूचना देना. The sentence is the police informed us of the accident. Now it's the time for vocabulary part. Today we'll take